नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों ने शनिवार को भी बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड पर जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उन्हें जंतर मंतर पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, वे दिल्ली के बॉर्डर पर ही जमे रहेंगे। किसानों के इस रुख के कारण सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र, पहवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस से उलझने, बैरिकेड तोड़ने और हत्या के प्रयास में 11 किसान नेता नामजद किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाटर कैनन को बंद करने वाले युवक पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हरियाणा, पंजाब के किसानों के समर्थन में कई राज्यों के किसान उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से हजारों किसानों ने शनिवार को दिल्ली के लिए कूच किया। गाजियाबाद में यूपी गेट बॉर्डर के आगे लगी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजीपुर टोल प्लाजा के पास रोक लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों के साथ व्यवहार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसान के ऊपर इतना अन्याय, ऐसी लाठी, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना बीजेपी की सरकार में हो रहा है। यह वही बीजेपी है जिसने कभी किसानों को भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आने पर वो सिर्फ कर्जा माफ नहीं करेगी बल्कि किसानों की आय दोगुनी भी करेगी। उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यह अध्यादेश आज से लागू हो गया है। बता दें कि पिछले मंगलवार यानी कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के सामना में दिए गए साक्षात्कार पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमको धमकाना बंद करें और जहां तक व्यक्तिगत हमलों की बात है, हमने कभी भी व्यक्तिगत हमले नहीं किए, बल्कि शिवसेना नेताओं ने मेरी पत्नी पर हमला किया था, लेकिन हमने उस पर भी कोई हंगामा नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कंगना और अर्नब को लेकर कहा कि वो उनके विचारों का समर्थन नहीं करते, लेकिन सरकार के विरोध में बोलने वाली आवाज़ को दबाए जाने के खिलाफ हैं। बता दें, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर विरोधी हमारे परिवार को निशाने पर लेंगे तो याद रखें उनके भी परिवार हैं, हमको मजबूर ना करें, नहीं तो हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, अगर तृणमूल कांग्रेस के विधायक शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आते हैं तो पार्टी में उनका स्वागत किया जाएगा। विजयवर्गीय ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी ANI से कहा, शुभेंदु ममता बनर्जी के अहंकार और भ्रष्टाचार से नाराज थे। अगर शुभेंदु जी बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। TMC के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे, हम उनके संपर्क में हैं। बता दें, शुभेंदु ने कल ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को लगातार तीसरे दिन वृद्धि का सिलसिला जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव एक बार फिर 82 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा हो गया और डीजल का दाम भी 72 रुपये लीटर के पार चला गया है। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 24 पैसे, कोलकाता में 23 पैसे, मुंबई में 29 पैसे जबकि चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। वहीं डीजल के दाम में भी दिल्ली और कोलकाता में 27 पैसे जबकि मुंबई में 28 पैसे और चेन्नई में 26 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। आज जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी DDC के चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 40% मतदान हो चुका है। पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी इस स्थानीय चुनाव में वोट कर रहे हैं। इससे पहले कश्मीर के विशेष दर्जे के कारण वो केवल लोकसभा के चुनाव में ही वोट कर पाते थे। हैदराबाद में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। ये निकाय चुनाव इसलिए भी खास बन गए हैं क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के कई बड़े नेता हैदराबाद में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 पार्षद चुने जाने हैं, जिन पर शहर में प्रशासन और आधारभूत ढांचे के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। दुबक्का उपचुनाव में TRS के खिलाफ बड़ी जीत के बाद बीजेपी निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर आई है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी, JP नड्डा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं को निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के राजनीतिक सचिव NR संतोष के कथित तौर पर खुदकुशी की कोशिश करने के बाद राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का आना शुरू हो गया है।
कर्नाटक कांग्रेस ने शनिवार को इस मामले में जांच की मांग की। पार्टी का कहना है कि जांच से ही सच सामने आएगा और साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया गया है कि कुछ गोपनीय मामले इस घटना से जुड़े हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शनिवार को कोलंबो में एक उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय मैरीटाइम डायलॉग में हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत और श्रीलंका के अलावा मालदीव भी शामिल था। सामुद्रिक सुरक्षा के मसले पर सहयोग के लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका की एक चौथी त्रिपक्षीय बैठक थी, जिसकी मेजबानी श्रीलंका कर रहा था। ये बैठक 6 साल बाद हो रही थी। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। विदेशी राजनयिक उन्हें ईरानी परमाणु बम के पिता कहते थे। ईरानी के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने फखरीजादेह की हत्या की निंदा करते हुए इसे राज्य प्रायोजित आतंक की घटना करार दिया। ईरान ने इस घटना में इजरायल का हाथ होने का अंदेशा जताया है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ट्वीट कर कहा है कि आतंकवादियों ने आज ईरान के एक प्रमुख वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। ये बुज़दिल कार्रवाई, जिसमें इजरायल का हाथ होने के गंभीर संकेत हैं, हथियारों की जंग करने के इरादे को दर्शाता है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से देश के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के लिए हसन रूहानी ने इजरायल पर आरोप लगाया और कहा कि यह कदम बताता है कि वो कितना परेशान हैं और हमसे कितनी घृणा करते हैं। भारत में एक दिन में 41,322 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 485 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 93,51,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,36,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,14,000 से अधिक हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद 1 महीने के भीतर पूरी दिल्ली में लोगों को ये दे दी जाएगी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी, उसके 3-4 सप्ताह के भीतर पॉलीक्लिनिक जैसी मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 14,44,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल 4 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।